नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल AEIC क्लासेस पर। अभी तक इस सीरीज का 6 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो सभी वीडियो देख लिया होगा। अब इसी क्रम में हम आज लेके आए हैं 7वें वीडियो में कल का छूटा हुआ टॉपिक लैप वाइंडिंग। कल मैंने लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या कैसे निकालते हैं यहाँ तक बता दिया था। अब उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा कि पैरेलल पाथ में कितना करंट, एक पैरेलल पाथ में कितना करंट फ्लो होता है, एक पैरेलल पाथ का कितना रेजिस्टेंस होता है और एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होते हैं। अब ये मैं आगे बताऊंगा। तो ये बताइए, जैसे कल मैंने ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराया था, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे Z बराबर क्या था। Z बराबर था 32 और Z/P कितना था, मतलब पोल पिच था 32/4, 8 था ना। और मैंने लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि अगर करंट की वैल्यू IA हो तो एक पैरेलल पाथ में कितना करंट फ्लो होगा, IA/4। 4 क्या है यहाँ पे, 4 है पोलों की संख्या या ब्रशों की संख्या। तो कल ही हमारा, अब मैं इस डायग्राम से क्या निकालूंगा, इस डायग्राम से कुछ मैं रिजल्ट निकालूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा पूछता है। ठीक है, तो अब तैयार रहिएगा उस रिजल्ट के लिए जो कि ऐसा रहेगा। ठीक, इस डायग्राम से रिजल्ट निकलेगा। अब क्या निकलेगा, चूंकि देखिए पैरेलल पाथ कितने बने, 1 2 3 4 पैरेलल पाथ बने ना, मतलब कि नंबर ऑफ पैरेलल। पहला रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हेडिंग डाल लीजिएगा। रिजल्ट किसका रिजल्ट है, ये जो कल न्यूमेरिकल लगाया हमने उससे जो हमको रिजल्ट निकला। रिजल्ट मतलब ये सभी लैप वाइंडिंग पे लागू होगा, ये नियम जो है वो सभी लैप वाइंडिंग पे लागू होगा। तो रिजल्ट पहला क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब कि पैरेलल पाथ की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। ठीक, पोल की संख्या के बराबर है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ ब्रश इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। अब अगर ये नंबर ऑफ पोल के बराबर है नंबर ऑफ ब्रश, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ब्रश इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये हमारा दूसरा रिजल्ट है। क्योंकि देखिए कितने ब्रश है, 1 2 3 4 ब्रश है और 4 पोल है और 4 पैरेलल पाथ है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों रिजल्ट इससे हमारा निकल गया है। ठीक है, अब हमारा आगे रहेगा। अब ये फिगर ध्यान से देखिए, कंडक्टर कितने हैं हमारे 32 और पोल पिच कितना है 8। एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हैं ये कैसे गिनेंगे, गिनना शुरू करिए मेरे साथ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 18 11 20 13 22 15 24, यही तो है ना। ये कंडक्टर का कौन सा नंबर है ये बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 4 5 6 7 8। तो एक पैरेलल पाथ में एक कंडक्टर की संख्या कितनी है, इसमें 8 है। और 8 कहां से आया है, ये 8 आया है, ये 8 कंडक्टर ये कहां से आया है, ये आया है 32/4 से। और 32 क्या है, Z है, और 4 क्या है, P है ना। तो एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या, एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या कितना होगी, Z/P। ठीक है, मतलब पोल पिच के बराबर ही एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या हो गई। अब ये तीन तो मुख्य रिजल्ट हमारे निकल गए। अब इससे और थोड़ा सा इसमें हम डीप जाएंगे तो हमको पता करना होगा कि एक पैरेलल पाथ में कितना वोल्टेज पैदा होगा, कितना क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होगा पैरेलल पाथ का, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या दीजिएगा कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू होती है। तो इस 2 पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे पॉइंट का नाम लिखे A B C D E F और G
और H, है ना। और यहाँ पे भी लिख दें इस जो आउटपुट टर्मिनल है I J, है ना, ठीक, ये आउटपुट टर्मिनल है I J। तो हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, इसका अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा, इसका डायग्राम हमारा ऐसा निकलेगा। कुछ ऐसा निकलेगा। अब ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब ये बताइए पैरेलल सर्किट आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा ही होगा। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, और ये I है और ये J है। I J सेम पॉइंट है G H के, है ना, क्योंकि वो पैरेलल में है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो यहाँ पे भी होगी, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है टर्मिनल के अक्रॉस। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी यहाँ पे होगी, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो यहाँ पे होगी। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि सभी पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, तथा किसके बराबर होगी, होगी और यही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगी, आउटपुट वोल्टेज होगी। मतलब जनरेटर की जो आउटपुट वोल्टेज होगी, एक पैरेलल पाथ के अक्रॉस जो वोल्टेज है, एक पैरेलल पाथ AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, मतलब यहां पे ऐसे कर सकते हैं VAB बराबर VCD बराबर VEF बराबर VGH, और यही VGH बराबर किसके हो जाएगा, V आउटपुट, है ना। तो इसका मतलब कि एक पैरेलल पाथ VAB या VCD या VEF या VGH, किसी का भी वैल्यू हमको पता रहे अगर इनमें से, तो हम सबका वैल्यू निकाल लेंगे तथा आउटपुट वोल्टेज भी बता देंगे, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है। मतलब VAB बराबर अगर VCD है तो VAB बराबर VEF तो होगा ही ना। अगर मान लीजिए VCD की वैल्यू 4 वोल्ट है मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, तो VAB भी 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट VEF भी हो जाएगा, VGH भी 4 वोल्ट हो जाएगा, V आउटपुट भी हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पैरेलल, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सभी पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बराबर होगी और यही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा पता हो गया। अब मैंने कल बता तो दिया था करंट की वैल्यू क्या होगी, तो अब मैं आज बता दे रहा हूं। यदि जनरेटर की टोटल करंट, टोटल आर्मेचर करंट का मतलब जो आर्मेचर से बाहर निकल रही है वो करंट, आर्मेचर करंट IA हो तो क्या होगा, तो एक पैरेलल पाथ में करंट की वैल्यू क्या होगी, IA बाय P होगी। P मतलब कि अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पोल होता है, और नंबर ऑफ पोल को अगर हम P से प्रदर्शित करें तो क्या होगा, नंबर पोलों की पैरेलल पाथ की संख्या क्या होगी, P हो गई ना। तो एक पैरेलल पाथ में करंट की वैल्यू क्या होगी, IA बाई P होगी। कैसे होगी अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये, इसका मैं सिंपलेस्ट फॉर्म ये वाला डायग्राम खींचा हूं ना, ध्यान दीजिए। अब यहां पे एक करंट इधर से निकल रही है और इधर से वापस आ रही है, IA है। तो IA जो है इधर गई, फिर इधर भी बटी। IA क्या सर्किट है, 1 2 3 4, और इन सभी का रेजिस्टेंस भी बराबर है, तो IA बाई 4 हो गया, IA बाई 4 हो गया, IA बाई 4 हो गया,
और IA बाई 4 हो गया, है ना, क्लियर। अब ये 4 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 4 पैरेलल पाथ है, और पैरेलल पाथ 4 क्या है, पोलो की संख्या, पोलो की संख्या 6 भी हो सकती है। अगर 6 रहता तो इसी में एक सर्किट और जोड़ लीजिए, 6 पैरेलल पाथ हो गए, 2 ठो और जोड़ लेंगे तो 6 पैरेलल पाथ हो गया। क्योंकि पोल की संख्या बढ़ाने में पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर नंबर ऑफ पोल, ठीक है। तो इसी वजह से पैरेलल पाथ की संख्या हमारी पोल की संख्या के साथ बढ़ेगी, इसी वजह से करंट की वैल्यू जो है वो उतने भागों में बटेगी, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए ये करंट की वैल्यू जो होगी IA बाई P हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लैप वाइंडिंग जो बनाए हैं, लैप वाइंडिंग को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब खींचे हैं तो ये एक टाइप से पैरेलल सर्किट की तरह बना है ना। ये एक टाइप से कैसे बना है, पैरेलल सर्किट की तरह। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं ना कि ये एक टाइप से पैरेलल वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग को एक नाम दे सकते हैं ना कि ये पैरेलल वाइंडिंग है, या मल्टीपल सर्किट वाइंडिंग इसको बोल सकते हैं। तो इससे हमें छठवां रिजल्ट क्या मिला, लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग या मल्टीपल सर्किट वाइंडिंग कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पैरेलल सर्किट की तरह इसका हो गया ना सिंपलेस्ट डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम समझते हैं ना, जैसे ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम खींचते हैं, मोटर का खींचते हैं, इंडक्शन मोटर का खींचते हैं, तो ऐसे अगर लैप वाइंडिंग का इक्विवेलेंट खींचेंगे तो कैसा है, ये पैरेलल सर्किट की तरह है ना। तो इस वजह से इसको मल्टीपल सर्किट वाइंडिंग या पैरेलल वाइंडिंग बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए अब हम आते हैं रेजिस्टेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अब अभी एक और चीज है, 7वां रिजल्ट, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस पे आएंगे। 7वां रिजल्ट हम देखते हैं, जैसे हम ये कहते हैं सीरीज में हम क्या कहते हैं, कोई सीरीज सर्किट हो, यहां समझिए कि कोई सीरीज सर्किट हो, मान लीजिए जैसे ये, मान लीजिए ये 2 रेजिस्टेंस ये R1 है, ये R2 है ना, और ये है। अब इसका वैल्यू क्या है, V है, इस वोल्टेज सप्लाई का वैल्यू V है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज जो है V1 हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V2 है, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं ना कि V बराबर V1 प्लस V2 बोलते हैं ना। और पैरेलल में क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये पैरेलल है, ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में हम एक वोल्टेज के अक्रॉस जोड़ दिए। अब इसमें करंट जो है I फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वो सब वोल्टेज V है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और इसमें करंट सेम होगा। इसमें सीरीज में करंट सेम होता है, I इधर से गई और R1 से निकली, फिर वही I R2 में भी गई, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें सीरीज में हमारा करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब ये R1 R2 R3 है, लेकिन चूंकि यहां पे वोल्टेज की वैल्यू सेम है, वोल्टेज की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो करंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इक्वल टू V अपान R3 आ जाएगा, इसको बोल देंगे हम I3। इसमें आ जाएगा करंट की वैल्यू V अपान R2 जिसे बोल देंगे I2, और V अपान R1 जिसे बोल देंगे I1। अब ये करंट की वैल्यू जो होगी, ये करंट की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, I के बराबर होगी, I। और I क्या होगा, I बराबर होगा V अपान R। R जो होगा वो R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम जब टोटल वोल्टेज में गुणा भाग देंगे, मतलब डिवीजन करेंगे, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो I होगी, और ये I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के भी बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब ये कंसेप्ट मैंने क्यों समझाया, हमको समझाना है, इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2 है। क्यों है V1 प्लस V2, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें करंट की वैल्यू सीरीज में बराबर है, तो करंट की वैल्यू सीरीज में बराबर, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी I R1, V2 की वैल्यू क्या होगी I R2, V2 की वैल्यू I R2 हुई,
और इस सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम V1 प्लस V2 को, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो V1 प्लस V2 अगर करें तो क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2, I R1 प्लस I R2 हो जाएगा। I को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 हमने क्या लिखवाया, R इक्विवेलेंट लिखवाया है, तो I इंटू R इक्विवेलेंट, और ये किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। इसका मतलब कि V1 प्लस V2 बराबर V। समझ आई बात। तो सीरीज सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है एक किसी के क्रॉस रेजिस्टेंस है तो उसके क्रॉस तो टोटल वोल्टेज जो होगा पर रेजिस्टेंस, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस के वोल्टेज की योग, मतलब कि एडिशन के बराबर होगा, समेशन के बराबर होगा, ठीक है, योग के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की। मैंने बताया कि इसमें IF/4 नामक करंट इसमें फ्लो होगी और ये सारे ऐसे 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 करते करते इसमें फ्लो हो गई। अब मानते हैं चूंकि कंडक्टर है, कंडक्टर एक ही मटेरियल का हम बनाए हैं, सब कुछ एक ही तरीके से किए हैं, टर्न भी उसी हिसाब से, तो एक पैरेलल सर्किट में जो कंडक्टर होगा, एक पैरेलल सर्किट में जो कंडक्टर होगा वो क्या होगा, वो एकदम सेम रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, है ना। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, फिर सेकंड कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, फिर थर्ड कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। 8 कंडक्टर हैं तो 8 कंडक्टर के अक्रॉस जितनी जो भी वोल्टेज होगी, मतलब V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8, इन सभी के योग के बराबर होगा ना, इन सभी के योग के बराबर होगा, इन सभी के योग के बराबर होगा टोटल वोल्टेज। और ये वोल्टेज किसके बराबर होगी, ये वोल्टेज बराबर होगी इसके हमारे जनरेटेड वोल्टेज के, क्योंकि जो यहाँ पे वोल्टेज है, देखिए जो AB के क्रॉस वोल्टेज होगा वही मैंने बताया था, आउटपुट वोल्टेज भी वही होगी, यहाँ पे मैंने लिखाया है ना, पैरेलल पाथ के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बराबर होगी, यही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि एक पैरेलल पाथ के क्रॉस, एक पैरेलल पाथ। अब मान लीजिए सपोज एक चीज हम और अब बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को हम कह देंगे, मान लीजिए E एवरेज, मतलब एवरेज वोल्टेज एक कंडक्टर के अक्रॉस इतना पैदा हो रहा है। अब इसकी वैल्यू 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए ये हो रहा है। तो अगर E एवरेज को हम अब सबके अक्रॉस, चूंकि सारे कंडक्टर सेम है, सभी कंडक्टर का मटेरियल सेम है, सब कुछ रेजिस्टेंस सेम है, तो सबके क्रॉस वोल्टेज इतना ही पैदा होगा। करंट की वैल्यू भी सेम है ना। जब रेजिस्टेंस सेम हो गया और करंट की वैल्यू सेम हो गई तो जाहिर सी बात है V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो वोल्टेज की भी वैल्यू सेम होगी, तो सबके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, EAV ही पैदा होगा, मतलब E एवरेज ही पैदा होगा। अब मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि दो है, अब 2 + 2 + 2 + 2, ये कितनी बार जोड़े हम, 2 4 बार जोड़े ना। इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 × 4 ऐसे भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि E एवरेज हमारा एक कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो कितने कंडक्टर हैं हमारे, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है, एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या क्या होगी, Z/P होगी। तो Z/P ये हमारा जो होगा जनरेटेड वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल पाथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही जनरेटेड वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा वही यहाँ पे भी वोल्टेज जनरेट होगा, जनरेटेड वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जनरेटेड वोल्टेज EG बराबर एवरेज EMF पर कंडक्टर गुणे नंबर ऑफ कंडक्टर इन, इसी के आगे यहां पे रहेगा इन वन पैरेलल पाथ, ठीक है। तो एवरेज EMF को हमने लिख दिया, इस मान से लिखते हैं E एवरेज गुणे, अब नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ कितना है, Z/P है,
तो जेड बाई पी ईजी बराबर, ठीक है। अब ये जनरेटेड वोल्टेज कहिए या तो क्या कर सकते हैं पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज, ये दोनों बात ही एक ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखवाया है इस आउटपुट वोल्टेज को जनरेटेड वोल्टेज भी कहते हैं, मैंने बताया है आपको। और यहाँ पे बताया कि ये आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो पैरेलल पाथ के अक्रॉस के वोल्टेज के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ईजी बराबर ईजी इक्वल टू, ईजी मतलब जनरेटेड वोल्टेज बराबर, लिखवा देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वोल्टेज बराबर ईजी बराबर पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज बराबर ई ए वी गुणे जेड बाई पी। जेड बाई पी क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जेबी गुप्ता में क्वेश्चन भी दिया होगा, तो इसको जरूर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। अब हम बात करते हैं कि टोटल जो कंडक्टर है, जैसे इतने का रेजिस्टेंस कुछ होगा, इतने का रेजिस्टेंस जो होगा, और टोटल पैरेलल पाथ में टोटल आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जब हमें निकालना होगा तो हम पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जैसे एक पैरेलल पाथ का रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक कंडक्टर का हमको रेजिस्टेंस पता चलेगा, फिर एक पैरेलल पाथ का रेजिस्टेंस पता चलेगा, ठीक। फिर टोटल आर्मेचर वाइंडिंग जो कि 4 पैरेलल पाथ में बटी हुई है उसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? मानिए सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल तरीके से समझिए कि क्या है। अब यहां हमारा कितना रिजल्ट निकल गया? 7 तक निकल गया है। 8वां पॉइंट क्या रहेगा हमारा? रेजिस्टेंस को लेके, ठीक है। मान लेते हैं कि एक आर्मेचर कंडक्टर का लेंथ कितना है? एक आर्मेचर कंडक्टर का लेंथ जो है वो कितना है? L है। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना हो गया? L है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया S है, S मतलब सरफेस एरिया, ठीक। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर कितना मान लेंगे? आर्मेचर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर कितना हो गया? ए हो गया। फार्मूला वगैरह में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए से प्रदर्शित किया। अब हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को हम मान लिए ए, लेकिन ये किसके बराबर है? ये नंबर ऑफ पोल के बराबर है ना। और नंबर ऑफ पोल को किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से, मतलब ए बराबर पी लिख सकते हैं कि नहीं। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब देखिए, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस रो एल बाई एस, ये एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना। कितने कंडक्टर हैं इस सीरीज वाइंडिंग में? सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे, अब जो एक कंडक्टर होगा, जैसे यहां पे है ना, जैसे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने क्या निकाल लिया है यहां पे? आर बराबर रो एल बाई एस, है ना। रो मतलब कि रजिस्टिविटी, उस कंडक्टर की रजिस्टिविटी जो कि किस मटेरियल का बना है इस पे डिपेंड करता है। एल आर्मेचर का कंडक्टर की लंबाई, एस उसका एरिया। अब हम जान रहे हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग बनाते समय कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का एरिया और कंडक्टर का मटेरियल सब कुछ सेम रखता है। तो एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही सभी कंडक्टरों का होगा ना, इन सभी 8 कंडक्टरों का वही होगा। और हम जान रहे हैं 8 चीज अगर जो समान हो, जैसे 2 2 2 2 को 8 बार जोड़ना हो तो 2 गुणे 8 लिखते हैं कि नहीं? 2 8 16 सीधा बोलते हैं ना। उसी प्रकार इसी में ए एक कंडक्टर का हो गया,
तो एक पैरेलल पाथ में, एक पैरेलल पाथ में, है ना, एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर कितने हैं, Z बाई पी है ना, ये मैंने बताया। तो Z बाई पी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जैसे Z बाई पी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां मैंने बताया अगर ये 2 है तो 8 कंडक्टरों का कितना हो गया, 2 गुणे 8 किए ना। उसी प्रकार अगर ये है R, तो Z बाई पी का कितना हो जाएगा, R गुणे Z बाई पी, सीधा गुणा कर देंगे। और ये कितना है वैल्यू इसका, ध्यान दीजिएगा, रो L बाई S गुणे Z बाई पी, ठीक है। ये हो गया एक पैरेलल पाथ का रेजिस्टेंस। अब और समझिए, ये समझिए, अब हमारा थोड़ा सा ट्रिकी चीज आ गया है। अब हम ये समझिएगा, ये बेसिक की चीजें हैं एकदम, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आती हैं, ठीक। ये मानिए ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, ठीक है। एक पैरेलल पाथ में आ रहा है तो दूसरे में भी आ रहा ही होगा, क्योंकि सभी मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन लंबाई सेम है, सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ कंडक्टर भी सेम है। सभी पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हैं, Z बाई पी है, तो सबका R हो जाएगा, R हो गया। अगर अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट, है ना, बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे निकालेंगे ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे R, है ना, और इसका यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, सॉरी 1 हो गया ना, मतलब कि 4/R इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R/4 हो गया ना। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तो पैरेलल में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उससे हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर 4 रेजिस्टेंस है तो 4 से भाग देंगे सीधा, हमको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक पैरेलल पाथ में R पैदा हो रहा है, एक पैरेलल पाथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो 4 पैरेलल पाथ में कितना होगा, R/4, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ना। इसी प्रकार ए पैरेलल पाथ में कितना पैदा होगा, मान लीजिए कि पैरेलल पाथ की संख्या 4 की जगह ए है, तो ए पैरेलल पाथ में कितना हो जाएगा, R/A पैदा हो जाएगा ना, R/A। तो ये हमारा टोटल वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/A। लेकिन हमें पता है R/A की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू A, एक इक्वल टू P। तो इसके जगह हम A की जगह P लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम कह सकते हैं R/P लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार हमारा हो जाएगा, ये देखिए, इसको Z बाई पी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इसको RP बोल देते हैं, R पैरेलल मतलब RPA, एक पैरेलल पाथ का RPA रेजिस्टेंस है, और वो किसके इक्वल है, रो L/S गुणे Z बाई पी के, ठीक है। अब पूरी वाइंडिंग जो कि 4 मतलब ए पैरेलल पाथ में बटी हुई है, टोटल वाइंडिंग कितनी पैरेलल पाथ में बटी हुई है, ए पैरेलल पाथ में, ए किसके बराबर है, पी के, मतलब जितने नंबर ऑफ पोल हैं उतने भागों में हमारी वाइंडिंग बटी हुई है, और आपस में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो टोटल वाइंडिंग, यहां पे ध्यान दीजिएगा, टोटल वाइंडिंग यहां पे जो कि पी भागों में बटी हुई है, पी भागों में बटी हुई है, पी भागों में बटी हुई है, मतलब कि जितने नंबर एक्चुअल में कितने भागों में बटी हुई, एक भागों में, ए की वैल्यू पी के बराबर है, तो हम सीधा बोलेंगे पी भागों में बटी हुई है, तथा एक दूसरे से किसमें कनेक्ट है, एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है,
यहाँ पे अब कामा यहाँ पे लगाएं, फिर यहाँ पे लगाएंगे। टोटल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट टोटल का, या आर टी लिखते हैं, टोटल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक पैरेलल पाथ का कितना है? रो एल बाई एस गुणे जेड बाई टी। तो हमने यहां क्या बताया है कि अगर पैरेलल में बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो जितने रेजिस्टेंस होंगे उतना भागे कर देंगे। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस हमारे हैं? पी भागों में बटा हुआ है ना, तो पी रेजिस्टेंस हो गए तो बटा पी कर देंगे सीधा। ठीक है, कितना हो गया? बटा पी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? रो एल गुणे जेड बटा एस इंटू पी स्क्वायर, ये आर टी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमारा जो है ये इतना आ जाएगा। अब इसको कहीं कहीं बुक में पी स्क्वायर दिया रहेगा, कहीं कहीं क्या दिया रहेगा? रो एल गुणे जेड बटा एस। पी की वैल्यू ए के बराबर है, पी की वैल्यू ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर आर टी बराबर, ठीक है, एस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा लैप वाइंडिंग पूरी तरीके से यहां पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग अब हमारा यहां पे खत्म हो गया है। अब हमको क्या पता चल रहा है लैप वाइंडिंग से? लैप वाइंडिंग में ये एक चीज ये पता चल रही है कि लैप वाइंडिंग में वोल्टेज जो होता है वो हमेशा समान रहता है, लेकिन हमारा पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पोल जितना बढ़ता जाएगा उतना ही करंट हमारा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जहां भी हमको हाई करंट और लो वोल्टेज की जरूरत होती है वहां पे हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट और ऐड करिएगा इसी के साथ ही कि जहां पे हमको हाई करंट, नॉर्मल पॉइंट लिखिएगा, जहां पर हाई करंट और लो वोल्टेज की जरूरत हो, लो वोल्टेज की जरूरत हो, वहां पर कौन सी वाइंडिंग यूज करेंगे? वहां पर लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब पोल की संख्या बढ़ा के हम वोल्टेज तो सेम रखेंगे लेकिन करंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना बढ़ता जाएगा पैरेलल पाथ उतना ही करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, एक चीज ये हमको पता चल गई। अब आज तो लगभग 32 मिनट का वीडियो बन चुका है अभी, और लैप वाइंडिंग हमारी खत्म हो चुकी है। ये टॉपिक मैं कराना चाहता था, मैं सोच रहा था कि आज ही वेव वाइंडिंग भी शुरू करूं, लेकिन वेव वाइंडिंग अगर शुरू करूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक, कल से आप लोगों को वेव वाइंडिंग में पढ़ाऊंगा और थोड़ा स्पीड में बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लगभग 6 दिन हो गए अभी हम लोग माफ़ करिएगा, ये वोल्टेज इंड्यूस्ड वाला ईएमएफ तक नहीं, ईएमएफ इंड्यूस्ड का इक्वेशन नहीं करा पाया मैं अभी। ठीक है, तो मैं कल से वेव वाइंडिंग शुरू करूंगा, उसके बाद फिर आराम से आपका कंसेप्चुअल पार्ट आ जाएगा। वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग ये कोई पढ़ाता नहीं है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था और ये जरूरी है समझना। बेसिक चीज़ें कंस्ट्रक्शन किसी मशीन का अगर आप समझेंगे तो बाकी सब ईजी है। आपको ये पता होना चाहिए कि लैप वाइंडिंग होता क्या है, लैप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ कंडक्टर एक पैरेलल पाथ में कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वेव वाइंडिंग में अगर मैं थोड़ा बहुत इंट्रो देना चाहूँ तो वेव वाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ की संख्या 2 होगी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। ठीक, अब कैसे होगा कल मैं आपको बताऊंगा। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होगा, जबकि लैप वाइंडिंग में कितना था नंबर ऑफ पैरेलल पाथ? ए बराबर पी था। लेकिन वेव वाइंडिंग में पोलों की संख्या कुछ भी हो, ए बाई 2 होगा। मतलब कि जितने भी कंडक्टर होंगे उसको 2 भागों में, अगर 30 कंडक्टर हैं, जैसे 32 कंडक्टर है, 32 कंडक्टर को हम 2 पैरेलल पाथ में बांटेंगे, मतलब कि 16 कंडक्टर एक पैरेलल पाथ में। जबकि लैप वाइंडिंग में कितना था? 8 कंडक्टर एक भाग में, क्योंकि उसमें पोल की संख्या 4 थी। तो उसी हिसाब से हम कहते हैं वेव वाइंडिंग को कि यह चूंकि सीरीज में जुड़ा हुआ, क्योंकि अधिकतर कंडक्टर क्या है इसमें 2 पैरेलल पाथ में, ये सीरीज वाइंडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। और वेव वाइंडिंग का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे लो करंट और हाई वोल्टेज की जरूरत हो। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे पैरेलल पाथ की संख्या कम है तो करंट रेटिंग हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन वोल्टेज हम बढ़ा सकते हैं। कंडक्टर हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या बढ़ेगी और एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या पे ही वोल्टेज डिपेंड करता है। तो अगर पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या बढ़ेगी तो हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से वेव वाइंडिंग का यूज वहां करते हैं जहां पे हमको लो करंट और हाई वोल्टेज की जरूरत हो। ठीक है, वेव वाइंडिंग का डिजाइन थोड़ा सा जटिल है, इसको समझने में आप लोगों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा पाऊं। कुछ नियम है यहाँ पे, उसको मैं अभी बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कि वाई जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि हमारा, मैंने कल बताया था कि लैप वाइंडिंग के लिए, परसों वाली क्लास में मैंने बताया था कि वाइंडिंग पिच जो होती है वो क्या होती है, लैप वाइंडिंग के लिए वाई बी माइनस वाई एफ होता है। लैप वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिच क्या होती है, आप लोगों ने अगर याद कर रहे होंगे, मेरे नोट्स को दोहरा रहे होंगे तो आप लोगों को याद होगा, वाई इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ। अब एवरेज क्या बताया था मैं, वाई बी प्लस वाई एफ बाई 2, यही बताया था ना, वाई बी प्लस वाई एफ बाई 2। अब होता क्या है, जो वाइंडिंग पिच होती है, वाइंडिंग पिच मतलब 2, उसका कम्यूटेटर पिच निकालते समय उस वाइंडिंग पिच को हम 2 से गुणा करेंगे। उस वाइंडिंग पिच को अगर 2 से गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो होती है, क्या होती है, वो कम्यूटेटर पिच निकलता है। मतलब कि लैप वाइंडिंग के लिए y इक्वल टू 2/2 करेंगे तो 1 आता है, तो इसीलिए कम्यूटेटर पिच वहां पे 1 होता है। लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वाई सी इक्वल टू वाई ए बोलते हैं, वाई सी इक्वल टू वाई ए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई बी और वाई एफ दोनों ही आगे बढ़ता है, माइनस होके नहीं आता है। इस वजह से वाइंडिंग पिच जो होती है वो वाई बाई वाई इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ हो जाता है वेव वाइंडिंग के लिए। ठीक है, बस इतना ही। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब मैं कल आप लोगों को वेव वाइंडिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। टेलीग्राम पे आज की वीडियो का PDF अपलोड कर दिया जाएगा, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर करें टेलीग्राम चैनल को भी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देखेंगे तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। जितने ज़्यादा लड़के हम मेरे से पढ़ पाएँ, जितने ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूँ, उसमें मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।